एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 10 जनवरी 2023 का एडिटोरियल डिस्कशन हम शुरू करते हैं। आज कुल मिला के 6 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और बेसिक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। घबराइएगा नहीं, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट मुझे लगा ये सारे आर्टिकल कहीं ना कहीं हमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे जीएस की प्रिपरेशन में, तो इसलिए मैंने इन सबको ऐड किया है। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जो हमारे सेंसस के बारे में हम सब जान रहे हैं आज की न्यूज के हिसाब से और आजकल की जो न्यूज चल रही है उसके हिसाब से कि सेंसस डिले हो गई है और इसे कहते हैं डिसेनियल सेंसस, मतलब 10 साल में होने वाली सेंसस। और उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है कि पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है, पोस्टपोन क्यों किया गया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टोरी क्या है। तो अभी के जो न्यूज के आधार पर एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिनके अंडर में सेंसस कंडक्ट होती है, उन्होंने स्टेट्स को बताया है कि अभी आप जो अपनी जो बाउंड्रीज हैं, जो स्टेट बाउंड्रीज हैं, वो फ्रीज कर सकते हैं, 30 जून तक फ्रीज कर सकते हैं इसी साल। तो इसका मतलब है कि अगर 30 जून तक का टाइम है तो सेंसस का टाइम एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि 30 जून तक अगर वो अपनी बाउंड्रीज को सीज करेंगे तो उसके 3 महीने बाद ही वो सेंसस का पहला फेज शुरू कर सकते हैं। यहाँ सबको पता होना चाहिए कि फेज जो सेंसस का फेज है वो जो कंडक्ट कराने के फेज है वो 2 है, 2 फेजेस में कंडक्ट कराई जाएगी सेंसस। तो पहला फेज 3 महीने बाद ही हो सकता है और दूसरी बात ये कि इन दोनों फेज के बीच में 11 महीने का गैप होना चाहिए। तो अगर इसको डिले कर देंगे, अगर उसको उन्होंने 30 जून तक किया तो डेफिनेटली आगे की जो प्रोसेस है वो भी डिले हो जाता है। पर समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि अगर ये सब चीजें पोस्टपोन हो रही हैं तो 2024 तक आपका सारा काम कंप्लीट कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों फेज के बीच में 11 महीने का गैप होना जरूरी है और पहले फेज को शुरू करने के पहले भी 3 महीने का गैप जो कि 30 जून के बाद कंडक्ट हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये स्टोरी अभी तक की ये आर्टिकल बता रहा है। आगे की कहानी ये है कि कंडक्ट कैसे होती है सेंसस इंडिया में। तो हम एज पर हिस्ट्री 1881 में जो हमारा ब्रिटिश काल था, उस समय हमारी जो सेंसस कंडक्ट कराई गई थी पहली बार, और उसके बाद से जो है 10 साल के गैप में कंडक्ट कराई चली जा रही है, मतलब कंटिन्यूअसली हो रही है। तो द फर्स्ट लाइन इज इंडियाज फर्स्ट प्रॉपर और सिंक्रोनस सेंसस, one which begins on the same day or the year across region of the country, was carried out in 1881 by the colonial administration and has since happened every 10 years except the one that was supposed to be carried out in 2021। तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ 2021 में पैंडेमिक एरा की वजह से या टाइम की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया। पर समझने वाली बात यह है कि अब ये पोस्टपोन होती ही चली जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फेज, 2 फेज होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड फेज। तो जो फर्स्ट फेज में जो सेंसस होती है उसमें होता क्या है, इज द हाउसिंग सेंसस, where data in housing conditions, household amenities and assets possessed by household are collected। इन सब डेटा को कलेक्ट किया जाता है, हाउसिंग सेंसस कहलाती है फेज 1 में। और सेकेंड फेज में इज वेयर डेटा ऑन पॉपुलेशन, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर कलेक्टेड। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के एस्पेक्ट से, जीएस3 के पर्पज से, जीएस3 के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट जीएस1 में भी सोशियो इम्पैक्ट वाले जहां पे पॉइंट कवर होते हैं वहां पे भी इनको देखा जा सकता है, क्योंकि एक इसमें टॉपिक हम पहले भी समझ चुके हैं, एससीसीसी जो बिहार में कंडक्ट कराई जा रही है, जो आपकी कास्ट बेस्ड सेंसस कही जाती है। तो सेंसस का इम्पैक्ट सिर्फ हमारे इकोनॉमिकल डेटा के लिए नहीं, सोशल इम्पैक्ट के लिए भी कवर किया जाता है, इसलिए डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझने वाली बात यह है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि 2021 में सेंसस डिले हुई है। तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि 2020 में जैसे ही जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उसके बाद डिले होना चालू हो गई। तो सेंसस, लेकिन समझने वाला यहाँ पे डेटा ये है कि जो सेंसस एक्ट है 1948, जो ये एक्ट का नाम लिया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का एक्ट है, मतलब उससे पहले प्रीडेट्स का मतलब पहले से एग्जिस्टेंस में आया। और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एक्ट है, ये कल के आर्टिकल में हमने बात भी की थी कि ये आर्टिकल ये तो अलाउ करता है कि सेंटर को कंडक्ट करानी है सेंसस, पर कोई टाइमलाइन नहीं बताता। ये लॉ तो देता है कि आपको सेंसस करानी चाहिए, करानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को करा सकती है गवर्नमेंट, बट टाइमलाइन नहीं कोई है। ये इसका एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है जो कल भी हमने आर्टिकल में समझा था। सो इसके तो कितनी बार डिले हो सकती है इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। तो डिले अभी और भी हो सकती है और हो सकता है कि 2024 के बाद भी कोई जो गवर्नमेंट फिर से रिक्रिएट हो वो भी डिले कर सकती है, क्योंकि इस एक्ट में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है।
नाउ और भी देशों में ऐसा हुआ है जहां पे सेंसस डिले हुई कोरोना की वजह से। अकॉर्डिंग टू द यूएन स्टैटिस्टिक्स, मल्टीपल कंट्रीज हैड डिलेड देयर सेंसस एक्सरसाइज ड्यू टू द पैंडेमिक, बट मेनी ऑफ देम लाइक यूएस, यूके, चाइना, बांग्लादेश हैव कंप्लीटेड द काउंट बाय नाउ। पर अभी तक उन्होंने अपने काउंट कंप्लीट कर लिए हैं, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ? व्हाट आर इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिले? डिले के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इम्प्लीकेशन का मतलब होता है निहितार्थ, मतलब अगर आप ये काम करेंगे तो उसके बाद ये चीज घटना घटेगी। The census data is crucial for various administrative functions, welfare schemes and other surveys। ध्यान दीजिएगा कि सेंसस ही एक ऐसा मानदंड है या बैकग्राउंड है हमारे देश के लिए जिसके आधार पर बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को कंडक्ट किया जाता है। क्योंकि ये 10 साल में कलेक्ट करा, ये एक तरह का सैंपल है लेकिन बहुत बड़ा सैंपल है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सेंसस और सैंपल सर्वे में फर्क होता है। ये है तो सर्वे ही, लेकिन ये बहुत बड़ा सैंपल सर्वे है जो 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है, सर्वे है। और सैंपल सर्वे क्या होते हैं? जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के एक भाग को कवर करके उस पर सैंपल कंडक्ट कराया जाता है और इनके आधार पे भी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं, लेकिन सेंसस सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है। और अगर वो डिले हो रहा है तो हमारी वेलफेयर स्कीम्स पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। और हमें भी समझना चाहिए कि सेंसस का इंपॉर्टेंस क्या है और उसके बाद इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि मेंस में ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि अगर सेंसस डिले हो रही है, सवाल तो यही है ना कि डिले हो रही तो हमारी समस्या क्रिएट हो रही है, तो वो क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो रही है और उससे हमारी वेलफेयर स्कीम पे क्या फर्क पड़ सकता है, ये जीएसटी में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ठीक है। नाउ बिसाइड्स आउटडेटेड सेंसस इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द लास्ट सेंसस इन 2011, इन्होंने कहा कि जो डेटा अभी तक अवेलेबल है लेटेस्ट, वो 2011 की सेंसस हमारे पास है और उसके आधार पर आप अपनी वेलफेयर स्कीम्स को अंजाम नहीं दे सकते। वो थोड़ा अनरिलायबल सा हो गया है, हो ही सकता है, क्योंकि हम सबको समझना चाहिए कि कोविड के बाद से बहुत पॉपुलेशन में उथल पुथल हुई है, माइग्रेशन अलग अलग हुआ है और 2011 से 22 10 सालों के गैप में बहुत चीजें बदल गई हैं। यहाँ पे हमारे एक इकोनॉमिस्ट है जीन रीस, आपको ध्यान होगा अमर्त्य सेन और जीन रीस के कॉम्बिनेशन को ही ऐसा कहते हैं कि नोबेल मिला था इकोनॉमिक्स में। जो अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था उसके पीछे जीन रीस का बहुत बड़ा सपोर्ट था अमर्त्य सेन को, तो ये वो इकोनॉमिस्ट है। तो उनके हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई है लास्ट 10 सालों में, जो 67% है रेशियो अप्लाइड बाय 2020 पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन, जो 137 करोड़ है, तो उसके हिसाब से अगर आप किसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पे अनाज देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? क्योंकि 10 सालों में पॉपुलेशन का घेरा बदल चुका है, उसके बाद बीच में कोरोना आ चुका है। तो अगर आप सेंसस नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको नुकसान ज्यादा होगा, गवर्नमेंट को नुकसान ज्यादा हो सकता है। कैसे? क्योंकि वो कह रहे हैं प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 137 करोड़ होनी चाहिए और पीडीएस कवरेज में 92 करोड़ लोग आ रहे हैं जिनका नंबर बढ़ चुका होगा या हो गया है। तो आप सोचिए अगर इतनी बड़ी जनता को आपको फूड सिक्योरिटी देनी है तो कैसे दोगे जब तक आपके पास कोई पक्का चिट्ठा नहीं होगा और सेंसस भी नहीं है। इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद समझने वाली बात यह है कि former bureaucrats also advised the exercise of collecting data for the National Population Register, which was to happen with the first phase of the census, should now be dealing owing to its politically sensitive nature and the urgency of census। तो एनपीआर को डीलिंग करने की भी बात हो रही है कि एनपीआर को फर्स्ट फेज में डेटा कलेक्ट करना था। हम सबको पता होना चाहिए कि एनपीआर में सिटीजन्स के नंबर्स को अपडेट किया जाता है अलग अलग कम्युनिटी, कास्ट और रिलीजन के हिसाब से। सो इस पे भी एक बहुत बड़ी बहस है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये था कि एनपीआर को अपडेट किया जाएगा फेज 1 में, पर शायद ऐसा हो सकता है कि शुड नाउ बी डीलिंग। वो कह रहे हैं कि ऐसा उसको डीलिंग कर देना चाहिए, वरना ये सेंसस का टाइमलाइन बढ़ेगा और डिले होता चला जाएगा। ठीक है, ये था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल में समझते हैं कि इसी से आधारित है यह आर्टिकल भी, जिसमें सेंसस की कुछ बातों को हाईलाइट किया गया है। आप सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सेंसस में बहुत सारे आर्टिकल अभी आ रहे हैं, आते रहेंगे जब तक ये कंडक्ट नहीं होती है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स एनालिसिस देंगे। तो आप द हिंदू की वेबसाइट पे जाके या जिस पेपर को आप फॉलो करते हैं अपने आर्टिकल्स की क्लिपिंग्स को कलेक्ट करते जाइए या फिर अपने नोट्स बनाते जाइए हिंदू के आधार पे, तभी इन आर्टिकल को समझने का फायदा है, जिससे आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प होगी। प्री तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा और मेंस में भी आप पॉइंट्स को आप एक जगह जरूर लिख लीजिए। ये टाइम बहुत क्रूशियल है कुछ इंपॉर्टेंट हेडर्स के लिए, हमेशा ही रहता है। फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनालिटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए इन आर्टिकल्स को समझने के साथ और नोट्स भी बनाइए ना। दूसरा आर्टिकल कह रहा है सेंसस पे ही है कि सेंसस इज अ वाइटल टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड प्लानिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। देखिए, सपोज करिए सवाल यहां से बना मेंस में, यही लाइन उठाई उन्होंने कि सेंसस इज अ वाइटल
टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड प्लानिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम। मतलब सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट भाग है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का, प्रशासनिक फंक्शंस का या फिर कामों का, और प्लानिंग करने में किसको, वेलफेयर स्कीम्स की प्लानिंग को करने में। इस बात को सिद्ध करिए एनालिटिकल स्टेप्स में, या डिबेट करिए, या फिर इसको तर्क संगत आधार पे सिद्ध करिए। तो अगर ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो आपके पास डेटा भी होना चाहिए और प्लस आपकी ओपिनियन भी होनी चाहिए जो इस आर्टिकल को पढ़ के बननी चाहिए। तभी मैं कहती हूँ कि हमेशा आर्टिकल को दोनों एस्पेक्ट से पढ़िए, प्लस भी और माइनस भी, किसी एक्सट्रीम ओपिनियन पे नहीं जाना है, अपनी ओपिनियन खुद बनानी है, ठीक है। सो ये डेटा सेम है पिछले आर्टिकल की तरह। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस आर्टिकल में जिसको पढ़ लेते हैं हम। Also, it is imperative that decadal changes in India's demography related to urbanization and migration of people across states are captured adequately. तो समझने वाली बात है कि अभी तक का कोविड पेंडेमिक के बाद से जो परिवर्तन आया, डेमोग्राफी का मतलब कितने लोग कहाँ रहते हैं, किस रीजन में रहते हैं, उनकी एज, बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। एज क्या है, अडल्ट है कि माइनर है, तो वो सारी चीजें रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को लेकर के, और माइग्रेशन, जो लोग यहाँ वहां मूव करते हैं, इंटर कंट्री या इंटर स्टेट मूव करते हैं, अक्रॉस स्टेट्स आर कैप्चर्ड एडिक्वेटली। अभी तक का आपको ध्यान होगा कि कोविड के टाइम पे न्यूज आ रही थी कि जो डेथ रेट है, डेथ नंबर्स हैं, वो गलत कैप्चर हो रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ और दिखा रही है और रियलिटी में डेथ नॉर्म्स अलग अलग हैं। तो उसकी बात हो रही है कि जो अभी तक का जो अर्बनाइजेशन है, माइग्रेशन है, डेमोग्राफी है, वो गलत तरीके से कैप्चर हुई है, और अगर सेंसस हो जाती है तो हमको सही नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अपनी वेलफेयर स्कीम्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वेलफेयर स्कीम सच एज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस सिस्टम क्या है समझना जरूरी है, इसको उसके ऊपर नोट जरूर बना लीजिए। टारगेटेड पीडीएस जो उसमें वर्ड यूज हुआ है, मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटी को ट्रैक करके बना के आप उनके लिए सिस्टम में कोई चीज अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात अगर जहां होती है, जिसमें पीएमजीकेवाई को डिसकंटिन्यू करके एनएफएसए को कंटिन्यू करेंगे, तो टारगेटेड पीडीएस का मतलब हुआ स्पेसिफिक लोगों तक राहत पहुंचाना या फूड सिक्योरिटी पहुंचाना। और वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके राशन कार्ड वाले, लाइक पीपल प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स, जिनके पास राशन कार्ड है, पीला और लाल राशन कार्ड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उनको कहते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो वो कह रहे हैं कि जो वेलफेयर स्कीम्स में आप जिनको राहत पहुंचाना चाह रहे हैं, फूड सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं, डिपेंड ऑन पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन सेंसस 2011। अभी भी हम 2011 के सेंसस के आधार पर काम करेंगे, विच इज नाउ क्लियरली आउटडेटेड, जो बिल्कुल बाहर है, इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स कुड ऑल्सो इम्पिंज अपॉन डिबेट्स ऑन द prospective delimitation of electoral boundaries and appropriationing of seats across states। और ध्यान दीजिएगा कि जब आप सेंसस करते हैं तो स्टेट्स को डिलिमिट करते हैं, वहां की इलेक्टोरल बाउंड्रीज को डिलिमिट का मतलब होता है अब उसमें और कोई एरिया आप जोड़ नहीं सकते। लिमिट का मतलब होता है ये आपका इलाका है, डिलिमिट का मतलब रोक देना, आप उस इलाके से बाहर के एरिया को अपने में ऐड नहीं कर सकते। तो जब आप सेंसस करते हो तो आपको पता होगा कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पे वहां की सीटों का निर्णयन होता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन इतनी है तो आपकी सीटें इतनी होंगी। तो जब आप सेंसस करते हो तो आप डिलिमिट भी कर देते हो, इलेक्टोरल बाउंड्रीज को फ्रीज कर देते हो, तो ये इससे वहां की सीट्स का निर्णयन भी होता है। आपको पता होगा कि 9 स्टेट्स में अभी इलेक्शन होने हैं और उसमें आर ईवीएम का मुद्दा है कि अगर वहां पे आर ईवीएम चल गया तो 2024 के जनरल इलेक्शन में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो जो 9 स्टेट्स में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इसको ट्रायल किया जा रहा है। तो इसके आधार पे अगर सेंसस हो जाती ये वो कहना चाह रहे हैं, अगर सेंसस का लेटेस्ट डेटा हमारे पास आ जाए तो आपको जो 2024 की जो सीटें हैं सिक्योर कर रहे हैं आप बाउंड्रीज को, वो आपके लिए आसान हो जाता, जो एक अपने आप में समस्या है। ये आर्टिकल इस बात को हाईलाइट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। और तो सेंसस में 2 आर्टिकल हमने कवर कर लिए। तीसरा आर्टिकल जो आज का है वो इस टेंजेंट में इंपॉर्टेंट है, जिसमें आजकल हम समझते हैं कि जुवेनाइल को लेकर के जो रेप केसेस होते हैं उनमें बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये बंदा जुवेनाइल है या नहीं है। इस आर्टिकल में एक काठुआ का जो रेप केस था उसको सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है। उसमें उन्होंने एक एक्यूज को इस बात पे हेल्ड किया कि वो जुवेनाइल था ही नहीं, और वो क्लेम कर रहा था कि वो जुवेनाइल है। तो क्योंकि अभी तक के जितने रेप केसेस में हम समझ पाते हैं कि अगर जुवेनाइल जो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है
उसकी जो सजा है वो कुछ अलग होती है और 18 साल से ऊपर वालों की सजा अलग होती है। तो जो जो काठुआ का जो केस है, रेप केस है, गैंग रेप केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्यूज को हेल्ड इस बात पे किया कि वो जुवेनाइल था ही नहीं और वो क्लेम कर रहा था। तो प्रॉब्लम क्या आती है रियल टाइम सिनारियो में, और ये बहुत एक अच्छा केस है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कैप्चर किया, एक रिमार्केबल चीज यहाँ पे हुई है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे उस व्यक्ति ने, उसमें क्या था कि सच डेट ऑफ बर्थ यूजुअली होता है, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे वो ये प्रूव करता है कि मेरी एज ये है और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरे स्कूल सर्टिफिकेट्स में लिखा हुआ है। मोर ओवर सेकेंडरी स्कूल रजिस्टर शोड अ डेट ऑफ बर्थ विच वॉज अ वेरियंस एट द क्लेम डेट एंड एवरी बाय 8 मंथ। ध्यान दीजिएगा, 8 महीने से जो उसके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरी कर रहे थे उसकी एज से। इनफैक्ट उसके जो हॉस्पिटल का डेटा था वो भी थोड़ा वेरी कर रहा था जो वो क्लेम करना चाह रहा था। तो उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पे उठाया, उन्होंने कहा कि अब जो हमारे जो किसी की एज जानने के लिए सबसे पहला जो साइंटिफिक मेथड क्या होता है वो यहाँ पे कैप्चर किया। The court relied upon the medical opinion of a team of 5 doctors on the basis of physical, dental, and radiological examination that the approximate age of the respondent was over 19 years. ध्यान दीजिएगा, 5 डॉक्टर्स की टीम ने पूरा एग्जामिनेशन किया, फिजिकल, डेंटल और रेडियोलॉजिकल। उसके बाद ये पाया कि उस लड़के की उम्र 19 साल थी, ना कि 18 साल से कम, वो जुवेनाइल नहीं था। द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द बेटर टेक्निक सच वाज टीथ विजडम टीथ, उसके जो कहते हैं ना अकल दाढ़ के सैंपल को लिया गया, उसको यूज किया गया। उसके साथ साथ एंड द एपिजेनेटिक क्लॉक जो होती है, किसी की उम्र को पता करने के लिए इस क्लॉक का यूज होता है जिसमें किस उम्र पे वो क्या कर रहा था, किस उम्र पे उसने कितना क्या किया, सब उसका बायोलॉजिकल क्लॉक निकल के आ जाती है। उस टेक्निक को यूज किया गया विच मेजर्स डीएनए methylation levels and has a low margin of error be introduced in India। तो उन्होंने कहा the court also stated that the better techniques, इस तरह की टेक्निक्स को यूज किया जाना चाहिए हमारे देश में ताकि अच्छे रिजल्ट, अच्छे डिसीजन निकल के आ पाए। वो इस केस में हुआ। इसमें उसके विजडम टीथ का सैंपल लिया गया और डॉक्टर्स ने उसको टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि वो जुवेनाइल नहीं था, जुवेनाइल से वो अडल्ट था और वो क्लेम कर रहा था कि वो जुवेनाइल है। द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग एज इज द ओसिफिकेशन टेस्ट। ये कुछ टर्म्स हैं जो डायरेक्ट तो आपसे पूछे नहीं जा सकते पर आपकी नॉलेज के लिए दिमाग में होने चाहिए, पर इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उस केस में जहां पर हमारे कुछ दिन पहले सीजेआई ने कहा था कि हमें अपने देश में केस जो हमारी पेंडेंसी है केसेस की उसको कम करना है। उसके लिए हमें कुछ रास्ते निकालने चाहिए, जिससे पहला उन्होंने डिजिटाइजेशन को उन्होंने आगे लाने की बात बोली थी। तो उसमें मुझे लगता है कि इस तरह के टेस्ट अगर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, जो रेप केसेस के जो स्पेसिफिकली रेप केसेस बढ़ रहे हैं जहां पर, अगर ओसिफिकेशन टेस्ट, अगर मॉरल टीथ टेस्ट और इस तरह के विजडम टीथ के जो टेस्ट हैं, डीएनए टेस्ट को बढ़ा दिया जाए और उजागर किया जाए, तो मेरी समझ से ये पेंडेंसी कम हो सकती है जहां पे रेप केसेस के लिस्ट लंबी है। सो आप इस टेस्ट को, ये नाम आ रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इन टेस्ट को रेफर कर सकते हो और थोड़ा उसको पढ़ना भी जरूरी है। तो केसेस की पेंडेंसी को खत्म करने के लिए ये ऑप्शन बहुत सही है। नाउ हुआ क्या, द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग एज इज द ओसिफिकेशन टेस्ट, जो है एज को डिटर्मिन करने वाला टेस्ट है। द एक्सटेंट ऑफ ओसिफिकेशन कैल्सिफिकेशन, अब ध्यान दीजिएगा जो ओसिफिकेशन जो बात हो रही है वो वही टेस्ट है जो यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है, दैट इज एपिजेनेटिक क्लॉक। एपिजेनेटिक क्लॉक में भी ये टेक्निक ली जाती है कि उसकी किसी व्यक्ति की एज स्पेसिफिक टाइमलाइन को पता किया जा सकता है। और ओसिफिकेशन में क्या होता है, आपकी बोन्स के आधार पे, आपकी लॉन्ग बोन्स के आधार पे, आपकी उल्ना, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला एंड फीमर के हिसाब से आपकी हड्डियों के आधार पर ये पता किया जा सकता है कि आपकी एज क्या है। अगर इन सारे टेस्टों को हमारे देश में अप्लाई किया जाए तो बहुत सारे केस जो अभी भी खिंच रहे हैं, लंबे बढ़ रहे हैं, वो कम किए जा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग रेफर टू द टेक्निक ऑफ विजडम टीथ, ऑल्सो नोन एज थर्ड मॉरल्स। दिस टेक्निक वॉज क्लियरली यूज टू एस्टिमेट एज इन द काठुआ केस। ये बहुत रिमार्केबल स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट को डाउट हुआ, उन्होंने डॉक्टर्स को बोला और उन्होंने जो विजडम टीथ, जिसको थर्ड मॉरल भी बोलते हैं,
उनको थर्ड मॉरल्स, जो पीछे की तरफ विजडम टीथ होते हैं हमारे, जो 3 पीछे के दांत होते हैं, थर्ड मॉरल्स बोलते हैं उनको, उसका टेस्ट कराया और पता चला कि वो जुवेनाइल था ही नहीं। तो इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस क्लियर हुआ और उसके साथ जो बंदा जुवेनाइल डिक्लेयर कर रहा था उसको पकड़ा गया। इसको यहाँ हाईलाइट किया गया है। नाउ समझने वाली बात क्या है, जो हमारे जीएस3 और जीएस3 का पार्ट क्रिएट करती है, ये सोशल इशू भी है, इसे मैं 1 भी बोल देती हूँ। जीएस3 का पार्ट है जिसमें अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड रिपोर्ट, 2016 की एक रिपोर्ट है यूएन की, जो उसमें बोला गया है ओनली 72% ऑफ बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स वर रजिस्टर्ड इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ओनली 72%, बाकी के परसेंटेज को रजिस्टर ही नहीं किया गया। एंड आउट ऑफ 26 मिलियन चिल्ड्रन बोर्न एवरी ईयर, जिसमें 26 मिलियन जो बच्चे हर साल जन्म लेते हैं, 10 मिलियन उसमें अनरजिस्टर्ड है। अब ध्यान दीजिए, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर वो ये क्लेम करे कि मेरी एज ये है, मैं जुवेनाइल हूं, उसको आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के ले आए, तो कैसे आप प्रूफ करेंगे कोर्ट में? अ डेडिकेटेड टारगेट अंडर गोल 16, जो हमारा एसडीजी का गोल है, उसके हिसाब से टू प्रोवाइड लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल इंक्लूडिंग बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। गोल 16 कहता है कि सबको लीगल आइडेंटिटी दी जानी चाहिए उनके बर्थ के हिसाब से बाय 2030। ये एसडीजी का गोल नंबर 16 है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, the share of India's institutional deliveries was increased by 88.6, मतलब डिलीवरी जो बढ़ रही है वो 88.6% से बढ़ रही है 19-21 के डेटा के हिसाब से, जो 5 और 6 में 40.6% थी। और अगर इसी रेट से अगर केस बढ़ते रहे जो रजिस्टर ही नहीं है, जिस 10 मिलियन तो यहाँ बता रहे हैं, और इसके हिसाब से अभी सेंसस हुई नहीं है, और ये इसके नेक्स्ट सर्वे अभी जब होगा 21 का, अच्छा 21 का ही है, तो 40% के हिसाब से अगर आप 10 मिलियन का डबल भी कर ले या आधा भी लगा ले, 15 मिलियन भी लगा ले, तो समझिए कितने लोग यहाँ पे अभी रजिस्टर ही नहीं है। तो अगर वो ऐसा कोई केस करते हैं, रेप केस करते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस किसको झेलना पड़ता है? जो आरोपी है उसको नहीं, जो पीड़ित है उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आरोपी तो गलत डेटा दे ही रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये एक रिपोर्ट को आप रेफर कर सकते हैं अपनी सीजीआई के कमेंट को लेते हुए, कि उन्होंने कहा था हमें पेंडेंसी कम करनी। पेंडेंसी कम कैसे होगी जब हम यहाँ पे लोगों को रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं? नाउ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ बाय द हेड ऑफ द हाउस और हॉस्पिटल इज पनिशेबल विद द फाइन ऑफ, इसमें लिखा है कि जो नॉन रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिनको रजिस्टर नहीं किया जाता बाय बर्थ, उसमें हेड ऑफ द हाउस के हिसाब से और हॉस्पिटल के हिसाब से 50 रुपए का पेनल्टी लगती है अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इसके तहत द ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू दिस एक्ट इंटर आलिया प्रोसेस टू इंक्रीज द फाइन, इसमें 250 रुपए का फाइन की बात बढ़ाने की हुई है और 1000 इंडिविजुअल के लिए हुई है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। अब ध्यान दीजिए, अगर इतना कम फाइन लगेगा, मतलब फाइन बढ़ाने की बात नहीं है, पर इसका इम्प्लीकेशन क्या है? फाइन आपने इतना लगाया, वो रजिस्टर कर नहीं रहा है, उसके बाद कोई ऐसा केस क्रिएट होता है, तो क्या हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे सोशल एस्पेक्ट के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन है इस आर्टिकल के हिसाब से। द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्वियसली टू परसुएड पीपल टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ्स एंड नॉट सीवियरली पनिश दोज हु डू नॉट डू सो यहाँ पे सवाल आ गया ना कि जो अभी जो जिनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो अगर ऐसा करते हैं तो उनकी जो गलतियों को सीवियरली पनिश किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए जो कृत्य हैं वो किसी और के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, GS1 पे सोशल इश्यूज को कवर करता है ये आर्टिकल, और GS3 के एस्पेक्ट को कवर करता है, साथ ही GS3 को भी टू को भी कवर करता है, जहां में सीजीआई ने कहा था कि हमें डिपेंडेंसी को खत्म करना है, कम करना चाहिए। ठीक है, अब आगे के आर्टिकल में बढ़ते हैं। जो हमारा जोशी मठ पे एक आर्टिकल और आया है आज, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो खतरा अब जो सामने उभर के अब जो चीज आ गई है, वो काफी समय से कही जा रही थी, ये हम सबको समझ में आ रहा है, मैंने इसमें आर्टिकल भी डिस्कस किया था आपसे ना। उसमें कोई और चीज वो एक्स्ट्रा हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट प्रपोज टू बिल्ड 66, मतलब इस बात को जब यहाँ बताया गया कि आपको यहाँ पे इस तरह की माउंटेन इकोलॉजी में आपको प्रोजेक्ट नहीं लगाने चाहिए, उसके बाद भी गवर्नमेंट प्रपोज टू बिल्ड 66 टनल्स इन द उत्तराखंड हिमालय, 66 टनल सुरंगें बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। एंड 18 जो टनल है ऑलरेडी इन द ऑपरेशन, इसमें 18 ऑलरेडी बन रही है। ठीक है, एक चीज ये है। उसके साथ जो ये व्यक्ति हैं, ये हमारे सीपी राजेंद्रन, ये हमारे प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के, उन्होंने आर्टिकल लिखा है। और उसके साथ जो रेल ट्रैफिक है में रिलाई ऑन इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोशन बट कॉन्स्टेंटली जनरेटेड वाइब्रेशंस
During the train movements will keep the mountain slope eternally unstable and thus make it vulnerable to slide at the slightest trigger. ध्यान दीजिएगा, वाइब्रेशन एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। जब भी कोई भी टनल खोदी जाती है, कोई भी रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, तो इन पहाड़ों पे वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन की वजह से अगर वहां के दर्रे, वहां पे दरारें पड़ जाएं या बादल या फिर पहाड़ फट जाए, तो कोई उसमें फिर क्या, मतलब हम ही तो उसको इंटरवीन किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एंड रेलवे ट्रैक्स हैज नाउ बिकम अ प्राइम कॉज। अब जो रेलवे ट्रैक्स और हाईवेज वहां बन रहे हैं वो प्राइम कॉज है फॉर लैंडस्लाइड्स एंड इट अकरेंस ओवर डबल्ड ओवर ईयर्स। ध्यान दीजिएगा, लैंडस्लाइड से कारण बता रहे हैं रेलवे ट्रैक्स बनाना और हाईवे बनाना। द इंक्रीज, अब इसको समझते हैं, द इंक्रीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो मनुष्य ने जो एक्टिविटीज वहां पे क्रिएट करी है, मनुष्य द्वारा क्रिएट की गई एक्टिविटीज। The increased anthropogenic activities such as road construction have made the hill slopes extremely unstable. ठीक है, that is why the recurring landslides have gone up in the numbers in the Himalaya. तो उन्होंने एक रीजन दिया कि जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं उसमें जो हम ही ने इंटरवीन वहां किया उसकी वजह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। दूसरी बात ये, जो विष्णुघाट प्रोजेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है तपोवन का, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी सी लाइन यहाँ लिखी है समझने लायक। उन्होंने कहा कि जो टनल बनाया गया दैट पासेस जस्ट बिलो द जोशीमठ, जोशीमठ के जस्ट, जोशीमठ यहाँ पे है, उसके जस्ट नीचे एक टनल बनाई जा रही है, ठीक है, विच इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड ग्लेशियर डिपॉजिट। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड ग्लेशियर डिपॉजिट का मतलब होता है नदियों द्वारा लाई गई जो गाद होती है उसको एक जगह इकट्ठे होने की बात को कहते हैं, इकट्ठे होने को कहते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट। पुरानी जो गाद है वो इकट्ठी हुई है और वहां पर वो जोशीमठ के नीचे बनाई जा रही है टनल। कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दिस फिनोमेना। ठीक है, अब ये हमारे लिए ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। नाउ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल अ बोरिंग मशीन, अब यहाँ पे ये लाइन हमें समझने के लिए समझनी है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, वहां जो सुरंग खुद रही थी, अब बोरिंग मशीन ने क्या किया, वहां पे एक वाटर बियरिंग स्ट्रेटम ऑन द लेफ्ट बैंक, अलकनंदा नदी के ऊपर एक वहां पर एक बड़ा सा छेद कर दिया, या ऐसे बोलना चाहिए वहां पे बहुत बड़ा सा एक पोर्शन गायब हो गया, वहां पे ठोकर लगी उस बोरिंग मशीन से और वहां पे एक बहुत बड़ा रास्ता बन गया पानी निकलने का। ठीक है, ये लाइन सही है। तो उससे क्या हुआ, जो शिलोंग विलेज पास में है, उससे क्या हुआ कि 60 से 70 मिलियन लीटर पर डे पानी वहां से बह रहा था और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश इन करंट साइंस, और जो पानी बह रहा था इसकी वजह से ये जो दर्रे जो सिंक कर रहा है जोशीमठ, ये एक बड़ा कारण हो सकता है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। तो उन्होंने कहा जो वाटर बियरिंग स्ट्रेटम है, पहाड़ों की कैपेसिटी है पानी झेलने की, पहले भी लाइन यूज हुई है वाटर बियरिंग स्ट्रेटम, मतलब जो नए पहाड़ है कि हिमालय वहां नए पहाड़ है उसकी एक कैपेसिटी है पानी झेलने की और एक कैपेसिटी है वाइब्रेशन लेने की, क्योंकि वो नया पहाड़ है। तो जैसे ही वहां पे पानी को रिसना चालू हुआ, पानी निकलना चालू हुआ इतने बड़े लेवल पे, तो क्या हुआ, पहाड़ धसक गया और जिसकी वजह से वहां का इलाका भी धसक रहा है और लोगों को परेशानियां हो रही है। नाउ दिस मस्ट हैव लेड टू अ ग्रेजुअल डिप्लेशन ऑफ मोर प्रेशर विद द सेडिमेंट लीडिंग टू एक्वायर एक्वीफर कॉम्पैक्शन एंड सेटलिंग द ग्राउंड। ये तो उसी से कनेक्टेड बात है, तो यही इसका मोटा माटी जो एसेंस है इस इंफॉर्मेशन का वो यही है। नाउ व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग अ फ्री वे प्रोजेक्ट इन हाईवेज, अ मेजर क्वेश्चन इज दैट, अब वो कह रहे हैं कि जो फ्री वे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं हिमालय में, उसके लिए कुछ सवाल है। arises is whether the mountain morphology with steep slopes, मतलब जो ये steep का मतलब बहुत सीधे जो ढलाने हैं और जो sharp ग्रेडियंट्स हैं, मतलब जो एज है, रिजेस हैं, क्या हमें उस पे इस तरह के हमें हाईवेज बनाने चाहिए, इस तरह के रोपवेज बनाने चाहिए, जब वहां पे जो उनकी जो ढलान इतनी तीखी ढलान है, कोई मतलब वहां से खड़े होने की जगह नहीं होती है, वहां पे अगर आप रोड बनाएंगे और पूरा पहाड़ काटेंगे तो वो क्या हमारे लिए, वो पहाड़ों के लिए, उत्तराखंड के लिए डिजास्टर नहीं बन जाएगा, ये सवाल उठा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो वहां का टूरिज्म, जो बहुत सालों से लोग सवाल उठाते रहे हैं कि टूरिज्म जो वहां का कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, स्टैटिक मतलब स्थायी होना चाहिए, ना कि मास टूरिज्म। मास का मतलब बहुत भीड़ जो पहुंच जाती है वहां पे घूमने के नाम पर और दर्शन के आधार पर,
तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो अगर होगी तो नुकसान हम ही लोगों को होगा। नाउ समझने वाली बात यहाँ पे इस आर्टिकल के लास्ट में ये है कि द जोशीमठ एपिसोड इज अ वार्निंग। जो जोशीमठ का जो एपिसोड ये हो रहा है ना, ये वार्निंग है हम सबके लिए that the Himalayan environment is at a tipping point and it may not be able to withstand another push generated by the intrusive anthropogenic activity। कि अभी आने वाले समय में टिपिंग पॉइंट है, अब वो झेल नहीं पाएगा पहाड़ अगर और एक्टिविटीज ऐसी ही होती रही तो, और कुछ भी हो सकता है। इन द फॉर्म्स ऑफ मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑफ टाउनशिप, हाईवेज, टनल, रेलवेज एंड रेलवे ट्रैक एंड डैम। और अगर हम ऐसे ही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वहां करते रहे तो आने वाले समय में कुछ और बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। An ecosystem already grappling with the consequences of global warming, जहां ग्लोबल वार्मिंग की जो आपदाएं तो है ही, रेनफॉल होता रहता है, फ्लड होती रहती है, एंड द डिवोटीज मस्ट बी इन द फोरफ्रंट टू सेव द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स। और जोशीमठ जैसे कि हम सब जानते हैं भगवान का घर है, अबोर्ड मतलब घर, तो उसको बचाने के लिए हम सब डिवोटीज को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक धार्मिक स्थान है, वहीं से बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा भी होती है, और सामरिक सिचुएशन या स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के हिसाब से वो चाइना का पास का इलाका भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास ये बहुत बढ़िया इंफोग्राफिक मिला है हिंदू से, आज मैं आपको शेयर करने के लिए, जहां वो ये कह रहे हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पैसे के लिए, जो पैसे का मतलब है फंड्स, माय मिस्टेक, जो फंड्स मिलता है स्टेट से और सेंटर से, जो उनको पैसा आता है काम करने के लिए, उसके लिए वो परेशान है। गैसिंग मतलब हाँफ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि, और जो एक्सपोजर है जिसको हम कहते हैं टीयर 3 लेवल की जो लोकल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन भी हम यूज करते हैं, सो उसका जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। सो ये इसमें इस इन्फोग्राफिक में वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको जो फंड मिलता है स्टेट से और जो स्पेसिफिकली जो उनका रीजन है वहां से जो मिलता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता, और जिसकी वजह से उनकी जो काम करने की गतिविधियां हैं उनमें बाधा आती है। जो मेजर लाइन इस आर्टिकल की वो ये है, जो है तो ये काफी बड़ा डेटा, लेकिन समझने वाला डेटा क्या है, द ओन रेवेन्यू ऑफ इंडियन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज लेस देन 1%। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि कितना है, लेस देन 1% ऑफ जीडीपी, स्मॉलर देन ब्राजील 7% एंड साउथ अफ्रीका 6%। मतलब जो हमारा रेवेन्यू है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो जीडीपी का 1% भी नहीं है, उससे कम है। और जो ब्राजील में कितना मिलता है 7%, उससे भी कम, और साउथ अफ्रीका के 6% उससे भी कम। ध्यान दीजिएगा, ये है सवाल, ये है मेन सवाल कि इतना कम रेवेन्यू क्यों दिया जा रहा है, जबकि टीयर 3 जो हमारा स्थानीय निकाय और स्थानीय जो लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और जिसको टायर 3 रेगुलेशन भी कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, संविधान में इसका बहुत महत्व है, उसके ग्रोथ के लिए या उसमें काम करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का वो 1% क्यों है, ये सवाल होना चाहिए, राइट। नाउ द ओन रेवेन्यू ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यही चार्ट मुझे लगा समझने वाला, जहां पे आप देखिए कि सिर्फ छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में ही सिर्फ देखिए ये जा रहा है 2, ये लेवल देख रहे हैं आप, यहां से 2 का लेवल यहां तक आ रहा है, मतलब 1 से ऊपर है। उसके अलावा आप इसको देखिए, यहाँ 1.5 ये आ रहा है, 1 ये आ रहा है, मतलब इसके नीचे कौन कौन से स्टेट्स हमारे पास आ रहे हैं, त्रिपुरा, जेएनके, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, सिक्किम, असम, गोवा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश, यूपी। तो जो 1% से कम वाले जो स्टेट्स हैं उनका डेटा ये दिया हुआ है, और कुछ स्टेट्स यहाँ पे ऊपर हैं जिनमें आते हैं छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं द ओन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज ए शेयर ऑफ द स्टेट्स जीडीपी इन 2017-18 क्रॉस बाय 1% मार्क इन दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इतने ही स्टेट्स में 1% से ऊपर गया, वरना वहां पे किसी और स्टेट में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा है? तो ये जो इन्फोग्राफिक है आप यूज कर सकते हैं अपनी मेंस राइटिंग में, ये आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज है हमारी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज इन वायनाड की न्यूज है। इसमें एक केस को यहाँ पे उजागर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकने का क्या तरीका है। कहानी क्या है कि इन द लेटेस्ट केस इन सीरीज ऑफ वाइल्ड एलिफेंट अटैक्स इन केरला, सुबैरकुटी, अ डेली
worker was attacked by a rogue elephant of Sultan Battery town adjacent to the Wayanad Wildlife Sanctuary. Wayanad Wildlife Sanctuary के आसपास के इलाके में एक हाथी के ऊपर अटैक कर दिया एक व्यक्ति ने, और उसके बाद उस हाथी ने वहां के बस को अटैक किया, आसपास के जो जो खेती थी उसको खराब किया, और साथ ही साथ 500 हाथियों ने रेड कर दिया वहां के आसपास के किसानों पर और वहां के इलाके में, 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सुल्तान बैटरी, उस रीजन के आसपास। तो ये जो घटना घटी, ये ऐसी घटनाएं वहां होती रहती हैं, और इसको अगर ये बढ़ती रहेंगी तो उसका आगे आने वाली सिचुएशन क्या होगी उसके बारे में बात की जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि बाद में उस हाथी को पकड़ लिया गया और उसको फिर पालतू बनाने की कोशिश की जाती रही, बट वो कह रहे हैं कि हाउ रैम्पेंट इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन बथेरी एंड वायनाड। वो कह रहे हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हैज बिकम अ सीरियस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम इन केरला इन लास्ट फ्यू ईयर्स, सेज वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट पीएसआर। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सीरियस इशू है और इस तरह की जो डिस्प्यूट वहां होते रहते होंगे ही, क्योंकि जब उनके इलाके में हम लोग घर बना लेंगे, उनके इलाके में हम लोग अपना अपना आवास क्रिएट कर लेंगे, और या फिर हमें उनके लिए जो अभी अभी न्यूज आई थी कि केरला में जो वहां के हाथी हैं, वहां के जो एशियन एलिफेंट्स हैं, उनका हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं। तो जब उनके हैबिटेट नष्ट होने लगेंगे ही, तो उस केस में हमें उनके और हमारे बीच का डिस्प्यूट बढ़ेगा। He attributed many reasons to it, including an increase in human population in such areas, habitat loss and fragmentation suffered by wild animals, and change in cropping patterns adopted by farmers। जैसे मैंने कहा कि जब ये सब चीजें होंगी, उनके घर खराब कर दिए जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन पे अटैक होगा, क्रॉपिंग पैटर्न्स बदलेंगे, हम जमीन का हिस्सा और अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीजें होनी स्वाभाविक है। नाउ अब वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम इज इट अ न्यू प्रॉब्लम? ये न्यू प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी समस्याएं केरला में, वायनाड में, कर्नाटका के और भी काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसी घटनाएं होती रही हैं, और केरला शोज दैट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज अ थ्रेट एग्जिस्टिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये जो समस्या है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो सब जगह है। नाउ an increase in the intrusion of people into wildlife habitats and the change in land use patterns by cultivators have exacerbated द ट्रबल। और जो वहां के कल्टीवेटर्स है, वहां पे रहने वाले लोग हैं, ऐसे उनकी गलती भी नहीं है अगर वो जीवन व्यापन करने के लिए क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं, जमीन को लेना चाह रहे हैं, या फिर वहां के जो लोग हैं उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, क्योंकि हम इंसानों को भी जगह चाहिए, बट इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जहां ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके। Furthermore, these cultivators who are often development oriented and believe that the prime job of the forest department is to protect their interests as आर एस लेस टॉलरेंट ऑफ क्रॉप रेट्स बाय वाइल्ड एनिमल्स। क्यों वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के कल्टीवेटर्स है, उनका मानना ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो जगह है, और टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को प्रोक्योर करना और पास के इलाके को प्रोक्योर करना, बट इसके क्या होगा, आर लेस टॉलरेंट ऑफ क्रॉप रेट्स बाय वाइल्ड एनिमल्स। वो कह रहे हैं कि ऐसा अगर करते हैं, अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को प्रोक्योर करेंगे, तो जो क्रॉप रेट्स हो रही हैं, जहां जो हाथी आते हैं, जो जानवर आते हैं, क्रॉप जो फसलें उनको बर्बाद करते हैं, वो कम हो सकता है। What is the way out? उसका वे आउट क्या है? The only solution is mitigation of conflict, कि कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए। For this, both government and society should work together as a single entity and alter perspective towards wildlife and human existence in the forest and on the fringes। ठीक है, ये सोल्यूशन है, जैसा कि हमने समझा कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करके कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना चाहिए। और आज का लास्ट आर्टिकल है जो एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है, उसके बारे में है। पूरा आर्टिकल टेक्निकल एस्पेक्ट से तो बहुत अच्छा है, जो लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है या वो समझना चाहते हैं इसकी टेक्निकलिटी के बारे में, पर हमारे जीएसटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये स्कीम क्या है। इस स्कीम को हम बाद में और एक्सप्लोर करेंगे। इस आर्टिकल में इसके बारे में बहुत कम लिखा है। आर्टिकल क्या है? द ओए मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसका जो टैगलाइन जो स्टार्टिंग में है वो कहाँ गया? ओके, इसका टैगलाइन ये है, द ओपन एक्सेस मूवमेंट टू मेक एकेडमिक पेपर्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। ठीक है, ओपन एक्सेस मूवमेंट के चलते इज प्रोमिनेंट टुडे बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग साइंटिफिक पेपर्स। साइंटिफिक पेपर्स होते हैं, उनको एक्सेस करने में दिक्कत पेश आती है, इसके लिए ये मूवमेंट मूवमेंट का मतलब ऐसा कोई फाइट नहीं चल रही है, बट ये है, प्रेजेंस में है। एंड दैट आर मल्टीपल ओए इनिशिएटिव्स व्हिच मेक स्कॉलरली वर्क फ्री एंड अटेनेबल। क्योंकि जो साइंटिफिक पेपर्स होते हैं उनको लेने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है जो पब्लिश होते हैं, तो उसको इजी एक्सेसिबल बनाने के लिए ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। India recently took the first step towards the same with its One Nation,
वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, ONOS, ये हमारे हमारे जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस के लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ अभी क्या ये स्कीम क्या है, बस इतना समझ लेते हैं, इसका इम्प्लीकेशन थोड़े बहुत। ओपन एक्सेस इज अ टर्म एसोसिएटेड विद सर्टेन प्रैक्टिसेस इन एकेडमिक पब्लिशिंग व्हिच improve access to scholarly work. An OA scientific paper will be free and fully accessible. The OA movement is prominent today because of the high cost of accessing scientific papers. वो कह रहे हैं कि जो टर्म है वो स्पेसिफिक पेपर्स के लिए होती है जो बड़े बड़े स्कॉलर्स लिखते हैं और फुल्ली एक्सेसिबल हो, फ्री हो, इसके लिए ये चीजें करी जा रही है और साइंटिफिक पेपर होते भी हैं। द ओए मूवमेंट इज प्रोमिनेंट टुडे बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। अब जो हाई कॉस्ट जो पे करनी पड़ती है साइंटिफिक पेपर्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि इन स्टडीज के आधार पर ही बहुत सारे देश अपनी पॉलिसीज को भी बनाते हैं। इट इज कॉमन फॉर अ पेपर पब्लिश्ड बाय मेनी जर्नल्स कॉस्ट $15 to $30 तक का अमाउंट देना पड़ता है और कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है। सो इंडिया ने अभी स्टेप उठाया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, जिसमें इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटीज नहीं, कौन निगोशिएट करेगा, गवर्नमेंट निगोशिएट करेगी पब्लिशर्स के साथ for a capped and fixed fee to access their papers of studies funded by the state and pay the fees so that everyone in the country can prepare read the papers and no additional cost could be inculcated। तो गवर्नमेंट ने इसको खुद अपना चार्ज लिया है, यूनिवर्सिटी नेगोशिएट नहीं करेंगी, वो बात करेंगी पब्लिशर से सो दैट कि सब कोई इन साइंटिफिक पेपर्स का फायदा ले सके। The Education Ministry has so far shortlisted 70 publishers and set an implementation deadline of April 1, 2023 तक का टाइम लिया गया है कि उन्होंने 70 पब्लिशर्स को टारगेट किया है, शॉर्टलिस्ट किया है और उनके ऊपर इस बात को अप्लाई करने की बात हो रही है 1 अप्रैल 2023 तक। तो ये था ONOS स्कीम, ऐसे OAOP भी मेरे मुंह से निकल जाता है, वो भी एक स्कीम है। सो ONOS स्कीम को आप गो थ्रू कर लीजिए प्री मेंस के पर्पज से, इस पे और आर्टिकल्स जब आएंगे तो समझेंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आई होप आपको इनके जिस समझ में आए होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इन नोट्स इन आर्टिकल्स के आधार पे अप्रूव करें, साथ ही साथ नोट्स बनाएं और अपनी मेंस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। मिलेंगे आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ समय बाद, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट बनाए रखिए।